जाते हैं, लेकिन अपने घर की तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए, अपने ज़िले के प्रतिभाओं को भी अवसर देना चाहिए। तो हमारे बैतूल की माटी के सपूत के रूप में तेज प्रताप तेज, जिसकी वाणी में, जिनके चेहरे पे भी तेज है और वाणी में भी ओज है, वे हमारे बीच। हमने पहली बार एक अटल स्मृति के कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया था और पहली बार सुना था, तभी मैंने सोचा था कि एक बार इनको सारनी जरूर बुलाऊंगा। तो मैं उनको मंच सौंपता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ कि कविता लिखना आसान नहीं, पूछ लो इन फनकारों से। कविता लिखना आसान नहीं, पूछ लो इन फनकारों से। अरे ये लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ ये मंच और माइक दोनों तेज प्रताप तेज को समर्पित करता हूं कि वे इस कवि सम्मेलन का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा मैंने ही लिखवाया था। बढ़िया, पहली टिप्पणी से खोल दिया केक भाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। देखिए, एक बात मैं आपसे कह रहा था, इधर जो लोग झाड़ू लगा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब हम लोग आ गए हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। और अगर ऐसा आपको लगता है तो हम 5 लोग हैं, कवि सम्मेलन के बाद हम आपके महल्ले को साफ़ करके चले जाएंगे, झाड़ू लगवा देंगे। भाई साहब, जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कवि सम्मेलन यहीं पर है, आप आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। ये माइक को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक इसमें नेता बोल रहे थे, अब इसमें कवि बोलेंगे। बढ़िया है तो बजाओ एक बार। आइए आइए। हमारे एक कुनबे के बड़े कवि हुए जयपुर के सुरेंद्र दुबे जी, अक्सर वो एक कवि सम्मेलनों में टिप्पणी करते थे कि कवि सम्मेलन श्रोता और कवियों के बीच एक रात का इश्क होता है, और जब इश्क एक तरफा होता है तो सजा देता है, और दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। तो इसलिए आप संख्या में कितने, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कई पशु मेले में कवि सम्मेलन किए हैं राजस्थान के, तो हमको तो सब अभ्यास है। कवि सम्मेलन यहीं पर है, बहुत बढ़िया चलेगा। अच्छा, जितने श्रोता हैं उससे ज़्यादा कैमरे वाले हैं। अच्छा, हमारे अखिल भैया सागर से पधारे हैं, ये जब से आए तब से रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब समस्या क्या है? बोले घर बतानी पड़ेगी कि बेटा तुम यहीं आए थे कि कहीं और निकल लिए सारनी के बहाने। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि आप नेता हैं, क्योंकि कवियों को नेता नहीं सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। तो राजनीतिक दुसाले एक तरफ करके कविता सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और एक टिप्पणी करता हूँ, कवि सम्मेलन खोल दीजिएगा भाई साहब, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पार्टी के कवि नहीं हैं, हम सब देश के कवि हैं। और राजनीति क्या है भाई साहब? राजनीति राम जैसे बेटे को 14 साल के लिए वनवास भेज देती है, और आत्माराम दुबे की संतान बनकर गोस्वामी तुलसीदास जो एक कवि है इस कलयुग में प्रकट होते हैं, तो आपके हमारे सबके बीच में राम को स्थापित कर देते हैं। तो हम स्थापित करने आए हैं। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ से बाबा का दरबार दिख रहा है, बाबा को प्रणाम करता हूँ। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जितनी जगह है आकर बैठ जाइए और समीप होकर जागृति के साथ कवि सम्मेलन सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आज की रात यहाँ देश के वो वरेण्य हस्ताक्षर हैं जो हमारे छोटे से निवेदन पर आए हैं, जो सिर्फ कविता सुनाने आए हैं और बाबा को कविता सुनाने आए हैं। कोई भी कवि यहाँ धन के लिए नहीं आया है। जितना हमारा कवि सम्मेलन का बजट है उतना अखिल आनंद गाड़ी में खर्च करके यहाँ तक आया है। तो आप एक बार उनका सम्मान जोरदार तालियों से, जितने लोग पीछे बैठे हैं। अच्छा, तुम 2 लोग तो मुझे लगता कवि सम्मेलन सुनने नहीं आए हो, तुम जिस भी काम से आए हो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। जो लोग पीछे बैठे उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो इस तरफ स्टॉल में है उनसे भी निवेदन है कि वो भी सामने आकर बैठ जाए। और लाइटिंग बराबर रखना, हमको लाइटिंग की आदत है, हम लोग यहाँ बिजली के लिए ही आए हुए हैं।
अच्छा अखिल भैया पूरे देश में यात्रा करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे साथ सच में कलकत्ता के कवि सम्मेलन में थे, तो वहाँ के लोगों ने 5-5 किलो रसगुल्ले बांध दिए। इसके बाद हम लोग बैंक के प्रोग्राम में गए तो बैंक वालों ने नोट बांध दिए, बोले तेज मैं सारनी आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो कोयला निकलता है। ये बहुत बढ़िया है तेज भाई, ये बहुत बढ़िया है। आप तो बता देना कितना ले जा पाओगे। आइए भाई साहब आइए, आप समय पे आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। भारतीय आदमी जब तक लेट नहीं आया उसको लगता ही नहीं मैं भारतीय हूँ। अच्छा आप भी घर के काम वाम निपटा के आ रहे होंगे। काम वाम मतलब खाना वाना खा के आ रहे होंगे, और क्या निपटाया जा सकता भाई साहब? आदमी को तो औरत ही निपटा देती है। हाँ भाई साहब बहुत समस्या है, भाभी जी बहुत समस्या है आजकल, भैया लोगों के साथ बहुत समस्या है। एक शादीशुदा आदमी पत्नी की नौटंकी से ज़्यादा नीले पानी की टंकी से डरने लगा है। और नीले पानी की टंकी का जलवा है। अगर पत्नी कह दे कि घर में पानी नहीं है जी टंकी ले आओ, तो आदमी कहता है मैं 8 दिन बिना नहाए रह लूँगा, भगवान कसम घर में पानी टंकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक गंभीर बात करता हूँ आपसे दोस्तों, हमारे पास कुछ नहीं है, भारत के पास दुनिया की 36 संस्कृतियाँ आई और मिट गई, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत इसलिए जिंदा है कि हमारे पास संस्कृति और संस्कार है। हमारी परंपरा शादी करके शिलांग और गोवा जाने की नहीं है, हमारी परंपरा बाबा मठारदेव के दर्शन करने की है। अभी एक शादी हुई थी बहुत चर्चित थी, हमारे अग्रज भ्राता हैं, वो भी मैं दर्शन मिल के आया हूँ उनसे। हमारे ठाकुर जी के बालक हैं वृंदावन की एक शादी जो जयपुर में हुई थी, बहुत उस पर चर्चा हुई, अपने कथाव्यास इंद्रेश उपाध्याय जी की। उनकी शादी पूरे वैदिक परंपरा के साथ हुई, और जब उन्होंने शादी में इतना खर्च किया तो वो कहीं भी विदेश जा सकते थे। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो शादी के बाद अपनी पत्नी को सबसे पहले जहाँ लेकर गए वो भगवान जगन्नाथ का धाम था। हमको हमारी संस्कृति की ओर मुड़ना पड़ेगा। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागते रहेंगे तो ऐसे ही शिलांग में जाके लटकते रहेंगे। ये बात आपको कल समझ में आएगी। पिछले दिनों मैं भुवन सिंह धासु के यहाँ एक प्रोग्राम में चला गया, 2 साल तक लगातार मेरे को एक कवि सम्मेलन में बुला लिया। इस बार मैं फिर गया तो 4 श्रोता ताली बजा के बस स्टैंड पे हंस रहे थे। मैंने कहा भैया वो 4 लोग क्यों हंस रहे थे? बोले तेज पिछले बार तू जो बात बोल के आया था वो इस बार उनको समझ में आई इसलिए हंस रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता कि कुछ बात आप लोग भी अगले साल के कवि सम्मेलन तक समझोगे भाई साहब। आइए, मेरी एक परंपरा है, मैं बाबा के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ और सब कवियों का आपसे परिचय कराता हूँ। बस इसी तरह का आनंद, इसी तरह की मस्ती जिंदा रखिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। और तेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू जबरदस्ती जिंदा है। अच्छा ये वहाँ फंसी थी क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहना चाहिए। देखिए आपकी प्रतिक्रिया भी हमको खोलती है। हाँ भाई तू फोटो ले ले, कल लगानी पड़ेगी। नेताओं का आजकल बिना फोटो के होता नहीं है भाई साहब। वो भाई साहब ने बात तो कर दी कंगना रनौत की, लेकिन उसके पीछे जितने कैमरे नहीं घूमते उतने नेताओं के पीछे घूम रहे हैं आजकल। तो आप लोगों को तो हम विशेष प्रणाम करते हैं। आइए मैं बाबा को प्रणाम करके उनसे अनुमति ले रहा हूँ कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहा पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदत कर्म करोमि तदखिलम संभूतव आराधनम संभूतव आराधनम संभूतव आराधनम। जरा तालियां बजा दीजिए। मैं सारे मंत्र जानता हूँ, लेकिन यहाँ वही पढ़ूंगा जो पढ़ना है। 4 महीने पहले मैं काशी गया था, वहाँ से मैं वो भी मंत्र सीख के आया हूँ जो आखिरी समय में काम आते हैं। इसलिए आप तालियां बजाते रहिए, नहीं मैं वो भी मंत्र पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। भाई साहब बैठो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा जगह बदल रहे हो? इस एंगल से मैं सही साट नहीं दिख रहा था। आदमी तुम्हारी चॉइस को प्रणाम करता हूँ मैं। रजनी बगल में बैठी होती और तुम जगह बदलते तो भी समझ में आ रहा था। जो आदमी यहाँ से लाइट में नहीं दिख रहा उसके लिए तुम जगह बदल रहे हो। वाह,
मैं तुम्हारे कविता प्रेम को प्रणाम कर लेता हूँ यहीं से। बजाओ भाई साहब बजाओ। ये रजनी श्रीवास्तव दिल्ली से आई है, देश की ख्याति लब्ध कवियत्री। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इसका स्वागत कीजिए। ये हिमांशु भाई मेरा बहुत अच्छा मित्र है और ये बड़ा क्रांतिकारी आदमी है। ये मेरे पास आया, भाई साहब लोगों ने मुझको पीटा, मैंने क्या गलत लिखा था? मैंने कहा क्या लिखा था? बोले पीतल को बार बार घिसने से सोना नहीं हो जाता। मैंने कहा कहाँ लिखा था? बोले ब्यूटी पार्लर के नीचे। ये रजनी दिल्ली में रहती है। एक बार ये अपना फेशियल कराने वहाँ चली गई ब्यूटी पार्लर। इसको फेशियल वेशियल कराने के बाद बड़ा मज़ा आया, तो इसने वो लड़की से कहा, बोले तूने बहुत अच्छा किया, तेरा कितने साल का अनुभव है? लड़की बोली आज मेरा पहला दिन है। बोले तू इसके पहले क्या करती थी? लड़की बोला बर्तन मांजती थी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद तेज भाई। इस तरफ देश का ख्याति लब्ध कवि डॉक्टर अखिल जैन आनंद बैठा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत कीजिए। मुझे कैमरे से बहुत सारी बातें याद आ गई। पिछले दिनों जब इनकी शादी हुई थी तो हम इनकी शादी में गए थे, तो वो कैमरे वाला, इनके फेरे शुरू हुए और कैमरे वाला मेरे पास आ गया। बोले भाई साहब पैसे ज़्यादा लगेंगे, मेरे कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो दुल्हन नहीं दिखती, कम करता हूँ आपके भाई साहब नहीं दिख रहा है, मेरा कैमरा खराब है। मैंने कहा रहने दे, आदमी खराब है। पिछले दिनों सागर में शनि मंदिर बंद था, लाइट चली गई तो 3 महिलाएं इन्हीं पे तेल चढ़ा गई। बोले शनिदेव प्रसन्न हो गए। लेकिन देश का वो कवि भाई साहब जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करके आया है, जैन परंपरा का कवि, देश का सर्वश्रेष्ठ संचालक। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत कीजिए। मंच के इस तरफ जो बैठे हैं ये भुवन सिंह धासू जी छिंदवाड़ा में रहते हैं। एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। 3 मालाएं फंसी हैं और एक घर में भी फंसी है। और उसके बाद भाई साहब देखो बैठे कहाँ हैं। आदमी को पड़ोस भी ढंग का चाहिए बैठने के लिए। उस तरफ बैठा था, अगला यहाँ आके बैठ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, इन्वर्टर भी कितना पुराना हो जाए लेकिन बैटरी ढंग की रहती तो चार्ज हो ही जाता है। इनके यहाँ भी मैं जाता रहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो पिछले दिनों मैं इनके यहाँ गया। अब इनको ध्यान से देखिए, जब ये पैदा हुए थे तो इनके मम्मी पापा को ये लग रहा था कि इनकी बारात आएगी कि जाएगी। बाद में इनकी बारात गई और हमारी भाभी जी घर आई। तो सुबह सुबह मैं इनके यहाँ रात को कवि सम्मेलन से लौट रहा था बालाघाट के, तो दोनों भाई हम साथ ही लौटे। तो सुबह सुबह मैं सोया हुआ था तो भाभी जी मेरी बाल्टी लेके बाहर निकल गई। तो इन्होंने कहा कि भगवान कहाँ जा रही हो? बोले पानी लेने जा रही हूँ। तो भाभी इन्होंने कहा कि भगवान कल गई थी तो झगड़ा करके आई थी, आज फिर से जा रही है। तो भाभी का जवाब और आपके ठहाके, बोले कल गई थी तो झगड़ा करके आई थी, आज फिर जा रही है। तो भाभी ने जवाब दिया कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। भुवन सिंह धासू जी के लिए एक बार और मेरे निवेदन पे जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंच की इस तरफ आप देखिए, 35 किलो का कवि है ये। हाँ, कई बार तो हमको साइड में दूसरा खड़ा करना पड़ता है। ये वीर रस का कवि है भाई साहब आहूजा जी। तो क्या हुआ कि वीर रस के कवियों के साथ समस्या होती है, इनकी शादी जल्दी हो नहीं पाती। तो इसकी भी शादी जल्दी नहीं होगी कैसे? कोई इससे बोलता है कि हिमांशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ। बोले प्यार व्यार मत कर, राष्ट्रगान सुना। लेकिन बाद में एक को दया आई, इसकी शादी हो गई, इसके 2 बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप इसके लिए भी बजा दीजिए। ये देश का वो कवि है जो अपने क्रम पर आएगा तो ये जरूर वजन में 35 किलो का हो सकता है, लेकिन इसकी कविताएं 1.25 कुंटल की है। और जब ये यहाँ मंच पर आकर गर्जना करेगा और राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र का उत्प्रेरक कवि है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आज की रात हमने हिमांशु को सुना। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर सभी कवियों का अभिवादन करे। मेरा परिचय आदरणीय भाई साहब जी ने कराई दिया है। मेरा नाम तेज प्रताप तेज होता है। मैं आपके ही जिले का जाया जन्मा बच्चा हूँ और सारनी लेट आ रहा हूँ। 2 साल से पूरे देश में यात्रा कर रहा हूँ। अगर आपके हाथों में थोड़ी सी ताकत बची हो तो आप अपने बच्चे के लिए भी, कि ये भी ठीक ठाक काम कर लेता है। आइए दोस्तों, कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। नेताओं का कार्यक्रम 7 बजे हमको तैयार कर दिया था, 6:30 बजे गाड़ी लेने चली गई थी और 9 बजे हमको मंच मिला है।
तो आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपके पूरे प्राण पिएंगे, इसके बाद ही मंच छोड़ेंगे। और पुलिस बैठी है, मैं पुलिस का सम्मान करता हूँ। जहाँ जहाँ भी बैठी है, 2-4 इधर उधर थे, और पीछे जो झूले वाले इनका विशेष सम्मान है, क्योंकि कवि सम्मेलन को खराब यही करते हैं। वो एक कवि सम्मेलन में झूला खराब हो गया तो सब चिल्ला रहे थे जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। मैंने कहा इसको बंद करो, तो वो बोला वो भी यही बोल रहे हैं कि इसको बंद करो, क्योंकि उसकी बटन टूट गई थी। तो यहाँ किसी का कुछ नहीं टूटा है। मेरे कुनबे के एक बड़े कवि प्रकाश पटेरिया जी लिखते हैं कि कविता क्या होती है। मैं उनको वहाँ से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। आइए महाराज जी, कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। कविता क्या है? गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में जड़ी हुई। मीरा की जब करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मति राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन कवियों की तरफ से कर दिया है कि ये जो कहें उसको मन से सुनिएगा, क्योंकि भाजपा पहले कवि सम्मेलन में कवियों को नहीं सुनती थी, कांग्रेस को आदत थी, क्योंकि वो 70 साल से सुनती आ रही थी। आप नए नए थे तो ज़्यादा उत्साहित हो जाते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में आप लोगों ने भी सुनना चालू कर दिया है, इसलिए आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और कविता और कवि किसी राजनीति की वृदावली नहीं होती, ये गुणगान नहीं होती, ये सत्य होती है, ये शाश्वत होती है। इसकी शाश्वतता बरकरार रखिए, कवियों को सुनिए, क्योंकि कवियों का आशीर्वाद फलता है। 24 घंटे में कवि ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि कोई कहीं से कहीं पहुंच जाता है। आइए, मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं और आपसे आज्ञा मांग रहा हूं कि जो सच है वही बात करते हैं, जो सच है वही बात करते हैं। हम आपसे मुलाकात करते हैं और आपकी तालियां आशीर्वाद बने। हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। कवि सम्मेलनों की शाब्दिक परंपरा है कि हम माँ वागेश्वरी से शब्द अर्चना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हे माँ, हमें आपने शब्द शिल्पी बनाया है, तो हमें ऐसी शक्ति देना कि हम इस मंच से अच्छी बात कर सकें। और एक बात मुझे याद आ गई भाई साहब, देखिए, हम कवि कितने भी बड़े हो जाएं, हम कभी बड़े नहीं हो सकते, बड़े आप होते हैं, क्योंकि आप सुन के हमें बड़ा बनाते हैं। इसीलिए अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसीलिए पहले आपको प्रणाम किया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। पहले श्रोताओं को प्रणाम किया है। तो मैं आप सभी प्रार्थना मातेश्वरी के पास पहुंचाने के लिए दिल्ली से रजनी श्रीवास्तव पधारी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो माँ की शब्द आराधना करे, शब्द व्यंजना करे। एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, जोरदार तालियां बजाकर रजनी श्रीवास्तव का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जो लोग इधर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, बेटा बैठने में कोई तकनीकी समस्या नहीं हो तो नगर पालिका ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, बैठ जाओ, कवि सम्मेलन यहीं चल रहा है। आइए भाई साहब, ये चलता रहेगा, हमारे टाइम में तो ये सब होता रहता है, संचालक होता ही इसलिए है। बहुत बढ़िया पुलिस वाले आए थे, मैं इनको प्रणाम करना भूल गया। मैं तो क्या हुआ, पिछले दिनों धासू जी के यहाँ चला गया छिंदवाड़ा में, ये एक बार बाहर निकले तो यातायात सुरक्षा सप्ताह चल रहा था। तो धासू जी स्कूटी पे बैठ के निकले और अपना हेलमेट वेलमेट लगा के बाहर निकले। थोड़ा आगे गए, 3 पुलिस वालों ने रोक लिया, बोले रुकिए रुकिए रुकिए। धासू जी रुक गए। पुलिस वाले ने 500 रुपये दे दिए। जो पुलिस लोगों से लेती है उनने धासू को 500 रुपये दे दिए। धासू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले जो लोगों से लेती है वो दे भी देती है, लेकिन एक बात बताइए, बोले आपने क्यों दिए? तो उसने कहा कि बोले अभी यातायात सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जो अच्छे वाहन चालक होंगे इनको हम 500-500 रुपये देंगे। अब 500 रुपये से आप क्या करेंगे? धासू जी ने कहा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। अखिल भाई साहब सागर में रहते हैं, इनके यहाँ बड़ा हेलमेट लगाना स्ट्रिक्टली कंपलसरी है कि आपको हेलमेट लगाना ही है। मैं इनके घर चला गया, 3 दिन बाद अगला कवि सम्मेलन सतना में था। बोले यहीं रुको, क्या करोगे घर भी जाके? घर में तुम्हारी कौन सी इज्जत है? आपको क्या लगता है आपकी बहुत है? भाई साहब शास्त्र में लिखा है, जब घर में पहली रोटी बनती तो गाय के लिए बनती है, आखिरी रोटी बनती तो कुत्ते की बनती है। और 2:30-3 बजे रात कवि सम्मेलन करके कभी घर पहुंच जाओ तो वही 2 रोटियां खाने को मिलती हैं। बहुत बढ़िया। कितने भी महामंत्री हो जाओ, घर में आपकी भी स्थिति यही है।
वाह वाह वाह। हाँ, ये पुरुष आप चिंता मत करिए, जितने भी संख्या में हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये पुरुष अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझ ले, कितना बड़ा नरपुंगव है ये। शादी करने जाता है तो 250 आदमी साथ लेके जाता है, और ये वीरांगना अकेली आती, बहुत बढ़िया है। शत्रु के घर में अकेली प्रवेश करती है, और ऐसा प्रवेश करती कि बाद में पूरा परिवार पूछ के घुसता, भाई साहब हैं। बहुत अच्छे अनुभव है तेज भाई आप। भाभी आऊं, ये हमने आपसे ही सीखा भाई साहब। हाँ। तो मैं इनके यहाँ चला गया पिछले दिनों, तो इन्होंने मुझे स्कूटी पे बिठाया, हेलमेट लगाया और सामने चले गए। जैसे ही हम लोग गए 3 पुलिस वालों ने फिर रोक लिया, बोले हेलमेट हेलमेट। तो इन्होंने कहा लगा तो है, बोले पीछे वाले का कहाँ 500 रुपये निकालो। इन्होंने 500 का चालान फड़वा लिया। थोड़ा सा आगे गए, इनको अकल आ गई, इन्होंने स्कूटी मोड़ी और पुलिस वाले के पास आए, बोले इस चौक पे तो 500 दे दिए, अगले पे तुम्हारे भाई खड़े होंगे तो क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि बोल देना काजू कतली। हम अगले चौक पे गए, 3 पुलिस वालों ने फिर रोका, बोले हेलमेट, इन्होंने कहा काजू कतली, बोला जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी। तीसरे चौक पे फिर चले गए, फिर हमसे पूछा हेलमेट, हमने कहा काजू कतली, बोले जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब हमारे समझ में आ गई कि काजू कतली तो बहुत काम की है। अगले दिन हम दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया, पहले ही चौक पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोले हेलमेट, हमने कहा काजू कतली, बोले 1000 रुपये निकालो, आज कलाकंद है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह। तीसरे दिन अब हमारा 1000 का चालान फट गया। तीसरे दिन हमने सोच लिया कि अब बिना हेलमेट के तो नहीं जाएंगे। हम दोनों ने हेलमेट लगाया और निकल गए। तीसरे चौक पे फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हमने कहा आप क्यों पकड़ा, हेलमेट लगा हुआ तो है। बोले हेलमेट तो है, गाड़ी कहाँ है। ओए है, वाह, तालियां कमजोर हैं भैया। नहीं वो कमजोरी रहेगी, वो तो बोलो। ये मामला अपना चलता रहेगा। मैं धीरे धीरे कवियों को भी सुनाना प्रारंभ करता हूं, क्योंकि आप कवियों का भी इंतजार कर। शत्रु अहंकार, उदय प्रताप जी लिखते हैं, आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है, मादक से मादक पदार्थ का सारा मत एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है। और एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड, एक बाण राम का चढ़ा के चला जाता है। एक बाण राम का चढ़ा के चला जाता है। तो वो हास्य के कवि हैं। हास्य में आपको अद्भुत छंद सुनाएंगे, आप तालियां बजाइए। और इसके बाद उन्होंने शिव पार्वती खंडकाव्य लिखा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2-4 छंद उसके भी आपको सुनाए। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और एक कवियों को इसलिए सुनिएगा भाई साहब कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। हमारी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दें, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोचकर तुम हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। एक बार जरा पूरा सदन तालियां बजाकर हास्य के तूफान भुवन सिंह धासु, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बढ़िया धासु भैया, जलवा कर दो। जी जी, एक एक करके जाइए। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। आ रहा है, कोई तकनीकी समस्या हो गई हो कि 4 लोग नेता के पीछे जरूर जाते हैं। वो एक आदमी यहाँ बार बार घूम रहा था, मैंने कहा भाई साहब चैन नहीं है क्या, बोले है पर खुल नहीं रही है। तो ये समस्या हो जाती है। मैं तुम्हें बहुत प्रणाम करता हूँ। देखो कवि सम्मेलनों का एक आनंद ये होता है कि हमारे पास वार्ड नंबर 12, 14, 15 जैसे आपकी नगर पालिका में होते हैं, ऐसे वार्ड हम भी ढूंढ लेते हैं। तो ये जो वार्ड बैठा है ये कवि सम्मेलन को जिंदा रखे। तुम एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। मैं भैया से कहकर तुमको पद्मश्री दिलवाऊंगा अगले साल। अच्छा देखो लड़कों, मुझे पता है तुम्हारा दर्द कहाँ है। ये रोज रात को 10, सवा 10 बजे तक जिस लड़की से बात करते हैं, वो इनको गुड नाइट बेबी, सो जाओ, गुड नाइट बेबी बोल के सुला देती है। वो 15 मिनट बाद दूसरे नंबर पे दूसरी जगह बिजी हो जाती है। तो सुनो लड़कों, ये लड़कियों का कोई भरोसा मत किया करो। ये बैलेंस लतेश से डला लेती हैं, बात रमेश से कर लेती हैं, प्यार सुरेश से कर लेती है, और बाद में शादी दिनेश से कर लेती है।
और जब लतेश, रमेश, सुरेश इनके घर शादी के 10-12 साल बाद जाते हैं तो ये अपने बच्चे को बुला के बोलती, बेटा मामा जी आए, नमस्ते कर लो। और तुम भी जोरदार मुंडी हिला के आते हो और बच्चे को 101 का लिफाफा दे के आते हो, तो मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना की 3 लहरों के बाद आप लोग सुनने के लिए जीवित हैं, हम लोग सुनाने के लिए जीवित रह गए, इसलिए एक बार आप तालियां बजा सकते हैं। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था पाताल में चली गई थी, तो न उसको मोदी जी ठीक कर पाए, न अमित शाह जी ठीक कर पाए, न निर्मला सीतारमण ठीक कर पाए, न गृह मंत्री जी ठीक कर पाए, न राहुल गांधी ठीक कर पाए। भाई विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, कुछ तो जिम्मेदारी समझे। तो उस वक्त सरकार ने न मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोला, न स्कूल खोला, न कॉलेज खोला। सरकार को भी एक ही कौम पे भरोसा था। ताली बजाओ कि हाथ यहीं रखो। सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और आप मदिरा जीवियों ने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए एक दिन में 1300 करोड़ 13,000 करोड़ की दारू पी गए। और मजे तो अगली बात पे लेना भाई साहब, जो लोग घर में बंद थे उनके लिए भी ठीक ही रहा। ब्यूटी पार्लर बंद थे, जनरल स्टोर बंद थे, घर में मेकअप का सामान खत्म हो गया था, पत्नियां अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगी थीं, तो उनके लिए भी ठीक ही रहा, क्योंकि 3 पैक के बाद तो चुड़ैल भी आलिया भट्ट ही लगती है। ये काम अपना चलता रहेगा, लेकिन मैं रस को परिवर्तन करना चाहता हूँ। हमारे पास हिमांशु हिंद इंदौर से आया है, वो यहाँ बैठा है। मैं पिछले दिनों सियाचिन गया था, कश्मीर गया था, मैंने वहाँ की ठंड का अनुभव किया है। आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे। -40 और -45 पर हमारे घर के बच्चे सीमा की उस ओर मुँह करके खड़े रहते हैं, पीठ पर एक राइफल और 50 किलो का बैग टंगा रहता है। जैसलमेर की बर्फीली रेतीली वादियों में चले जाइए, जहां आपका जिस्म जल जाए, ऐसी गर्मी में हमारे देश के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे सीमा की इस ओर से उस ओर दिशा में मुँह करके इसलिए खड़े रहते हैं कि ये देश सुरक्षित रह सके, ये देश मुस्कुरा सके, आप और हम ये उत्सव मना सके, हम इस राष्ट्र को राष्ट्र बना सके। और मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई साहब, आदरणीय नगरपालिका अध्यक्ष जी, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक सैनिक वेतन के लिए काम करता है। वो जितने बच्चे सीमा पर खड़े हैं, हमने तो कई रोहिंग्याओं को और कई घुसपैठियों को देश में पाल रखा है, तो क्या वो बच्चे जो सीमा पर खड़े रह के अपनी राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने आजीविका की रक्षा नहीं कर सकते या अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकते? पर उनके अंतस को समझने का प्रयास करिए, उनकी भावना को जीने का प्रयास करिए। वो वेतन के लिए काम नहीं करते हैं, वो वतन के लिए काम करते हैं। अगली बात पर सबके हाथ खुलेंगे। मैं जिस रस के कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं आपको इतिहास का एक दर्शन कराना चाहता हूं। मैं रोमांचित हो गया जब उस दृश्य को मैंने पढ़ा। पूना के वर्तमान पेशवा उत्तर भारत की यात्रा करने जा रहे थे। वहाँ पर जब चित्तौड़ के वर्तमान शासक को ये पता चला कि पूना राजघराने से राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री से वहाँ पर संदेश भिजवाया, जहाँ तक वो पहुँचे थे, कि आप उत्तर भारत तो जा रहे हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप चित्तौड़गढ़ आइए, आप मेवाड़ आइए, आप मेवाड़ रुकिए, हमारा ऐसा आग्रह है। उस समय भी परंपरा थी और आज भी ये परंपरा है कि हमारे देश में जब कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके लिए बराबर का आसन लगाया जाता है। वहाँ पर भी चित्तौड़ के राजघराने में वर्तमान पेशवा के लिए बराबर का राजा के आसन लगा। जब पेशवा महाराज वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आमंत्रित किया, मंत्रियों ने राज दरबार में ले गए, राजा चित्तौड़ के खड़े हो गए और कहा, महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए। तो वर्तमान पेशवा जो थे वो आए और चित्तौड़ के सिंहासन के चरणों में आकर बैठ गए। पूरी सभा हतप्रभ हो गई। सब ने कहा कि आप राजा हैं, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं, अगली पंक्ति पर अपने हाथ खोलिएगा। तो चित्तौड़ के महाराजा से पेशवा महाराज ने कहा कि मैं यहाँ के कुर्सी पर बैठने के लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ, क्योंकि उत्तर से आने वाली हवाओं को, उन आक्रांताओं को, उस समय में जब सारे लोग अपनी तलवारें उनके चरणों में रख रहे थे, तब आपका राज परिवार था जिसने भगवा की लौ को जला कर रखा था।
वर्तमान की बात करता हूँ भाई साहब, मेरा एक भाई अभी अभी डॉक्टर होके आया है, कार्डिक सर्जन है। मैं उसको रात को 2 बजे भी फ़ोन करता हूँ तो वो अपना फ़ोन उठा लेता है। मैं उससे कहता हूँ कि तुझे नींद नहीं आती क्या, तो वो मुझसे ये कहता है कि भाई साहब मैं जिस विभाग में काम करता हूँ इस समय कार्डिक वाले पेशेंट हृदय रोग के ज़्यादा निकल रहे हैं, तो मेरे 2 मिनट की गलती से किसी की जान न चली जाए, इसलिए वो अपनी नींद को नींद जैसा नहीं जीता। और दूसरे धर्म के बच्चे RDX ला रहे हैं डॉक्टर बनने के बाद इस देश में। हम सोचते थे कि अगर ये पढ़े लिखे होंगे तो कुछ करेंगे, तो ये संस्कार बदलना है, हमको संस्कार की प्रवृत्तियों पर आना है। मोमून भाई साहब बैठे हैं, हमारे साथ बाबा का दर्शन करके आए हैं, ये हमारे सच्चे दोस्त हैं, ये अब्दुल कलाम के वंशज है। लेकिन वो लोग कौन है जो मस्जिद में जिहाद फैलाते हैं, हमको चिन्हित करना पड़ेगा। और ये 12 वर्षों में देश में क्या बदला मुझे नहीं पता, लेकिन इन 12 वर्षों में देश में ये बदला है कि नए साल में जो लोग गोवा और कुल्लू मनाली घूमने जाते थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं देखता हूँ जब टीवी पर आता है कि इस बार वैष्णो देवी में सारे रिकॉर्ड टूटे नए वर्ष पर। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक बाके बिहारी के इतने लोगों ने दर्शन किए। ये परंपरा इस देश में बदली है। इन परंपराओं को गाने वाला, राष्ट्र जागृति की बात करने वाला कवि हिमांशु हिंद, 4 पंक्तियां जगदीश सोलंकी की मुझे याद आ रही है। मुझे आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारा हौसला फौलाद है ये चुक नहीं सकता, हमारा हौसला फौलाद है ये चुक नहीं सकता, विजय पथ पर बढ़ा ये हिंद का रथ रुक नहीं सकता। और मचा लो शोर कितना भी, लगा लो जोर कितना भी, लहरता शान से नभ में तिरंगा झुक नहीं सकता। एक बार जरा पूरा सदन आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर ओज के कवि हिमांशु हिंद को इस माइक पर आमंत्रित करें। इसको सॉफ्ट करो माइक को। और मुझे अच्छा लग रहा है, देखिए कवि सम्मेलन अब खुला है। हम लोगों को क्या है, सब प्रकार का अभ्यास है कवि सम्मेलन पढ़ने का। हम कलकत्ता गए थे 1500 किलोमीटर दूर और 25 श्रोताओं को कविता सुना के आए, क्योंकि वहाँ 25 ही बुलाए थे। तो हमको तो आदत है, हम अपना तो जमा ही लेते हैं काम, लेकिन तुम बैठो, बहुत अच्छा हिमांशु ने सुना है। श्रोता अगर तुमने 25 बता दिए तो बजट भी बता दो, 25 ही रुपए था। नहीं भाई सब बजट नहीं बताएंगे। जो लोग आगे एक बार हिमांशु का काव्य पाठ अच्छा लगाओ तो आप जरा जोरदार तालियां बजाइए। और देखो उसने जो बात कही है, बात बहुत सार्थक है कि वो सीमा आ गई और सचिन आ गया और ये आ गया, हाँ भाई चाय वाला आ गया। और चाय वाले ने पूरे देश में से सब नहीं ऐसा नहीं है, काफी वाला है। चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बनेगा अगला। मेरा काम आएगा तब तक मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। कोई बात नहीं, ये सब झेलना पड़ता है। तो भाई साहब हिंदुस्तान तो महान देश है। अच्छा हमारे यहाँ जनसंख्या रुक नहीं रही भाई साहब, और रुकेगी भी कैसे। किसी ने क्या खूब कहा है कि हिंदुस्तान वो महान देश है जहाँ कान से कर्ण, कुशा से कुश, घड़े से कुंभज, खंबे से नरसिंह भगवान निकल आएंगे। भाई साहब आप लोग कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे। तो ये आनंद अपना चलता रहेगा। और भाई साहब ये कवि सम्मेलन ये मानकर सुने आप कि कवि सम्मेलन में हम 4 पांडव हैं, एक द्रौपदी बैठी है। अब आप सोचेंगे कि पांडव तो 5 थे। तो ये कवि सम्मेलन अज्ञातवास से प्रकट हुआ है। तो इस समय अर्जुन जो है वो मेनका के पास स्वर्ग में है। बहुत बढ़िया है, खुला है भैया धीरे धीरे। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, आप बैठे हैं, देखिए कल भी हमारी कुछ बहनों का यहाँ संगीत का कार्यक्रम था, बहुत सारी भीड़ थी। कल भी संगीत का कार्यक्रम रहेगा, बहुत सारी भीड़ रहेगी। ये कवि सम्मेलन क्यों कराना चाहिए? कवि सम्मेलन इसलिए कराना चाहिए कि वो जो कल काम करके गए वो भी कलाकार हैं, और कल जो काम करके इस मंच पर जाएंगे वो भी कलाकार हैं। लेकिन कवि कलाकार नहीं होता, कवि एक विचार होता है। और इस देश को आज़ादी दिलाने में इन विचारकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया। और ये देश कलाकारों से तो चलता है, लेकिन ये देश विचारों से चलता है। अगर विचारों से नहीं चलता होता तो भारत के प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात नहीं करते। तो ये आपके मन की बात करने वाले लोग हैं। और यहाँ शहर के भामाशाह लोग बैठे हैं। आपको साल भर में कवि सम्मेलन क्यों कराना चाहिए?
ये बात जब मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सुनाई तो उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। मैं इतना बड़ा कवि भी नहीं हूँ, अपने आप को कवि मानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा एक बात बताइए जगत गुरु जी कि सरस्वती जी का क्या अनुष्ठान है? तो उन्होंने कहा बसंत पंचमी पर सरस्वती जी का अनुष्ठान होता है। तो मैं एक चिंतन कर रहा था, सरस्वती जी का जन्मदिन होता है बसंत पंचमी पे, अनुष्ठान नहीं होता। ये बात पर उन्होंने मोहर लगा, इसलिए आपका समर्थन चाहता हूँ। और शहर के जितने भामाशाह लोग बैठे हैं, जो व्यापारी बैठे हैं, 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल से कवि सम्मेलनों की बाजार में परंपरा है, गांधीधाम में परंपरा है। तो मैं विचार कर रहा था भाई साहब कि जहाँ दिन भर धन की बात होती है, वहाँ शाम को मन की बात क्यों होती हो? वाह। मैं एक आध्यात्मिक चिंतन पर पहुंचा। हम गणेश जी का वंदन करते हैं भाद्रपद में, नवरात्रि अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, 4 नवरात्र आते हैं, हम देवी जी का पूजन कर लेते हैं। हम शंकर जी का पूजन सावन में कर लेते हैं। हम सारे देवी देवताओं को, जो प्रमुख देवी देवता है, उनका पूजन करते हैं। लेकिन सरस्वती के पूजन का, सरस्वती के अर्चन का एक ही अनुष्ठान है, वो कवि सम्मेलन है। वाह 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 वाह। क्यों है? क्योंकि, और मैं एक बात भामा साहब से इसलिए कह रहा हूं कि कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन इसलिए कराते रहिए कि ये सब माँ वागेश्वरी के बेटे हैं। ये माँ जब कल्पना देती है तब शब्द लिखते हैं, शब्द रचते हैं और आपके बीच पहुंचाते हैं। तो आपका जो अर्थ है, कवियों को जो लिफाफे के रूप में जाता है, व्यापारियों इसलिए जाना चाहिए कि आपके पास अकूत संपत्ति है। ईश्वर करे अकूत संपत्ति रहे, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहे, लेकिन आपके घर सरस्वती का भी वास होना चाहिए। अगर सरस्वती का वास नहीं हुआ तो जो लक्ष्मी आपने पाई है ना, ये भी नष्ट होकर रह जाती है। इसलिए साल में 1, 2, 4 बार कवि सम्मेलन कराते रहिए, ताकि आपके वार्ड में भी सरस्वती का वास रहे और अगली बार भाई साहब फिर जीते हैं जी, फिर कवि सम्मेलन कराएं, फिर तेज प्रताप तेज को बुलाएं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं, इधर वाले भी बजाएं, पीछे वाले भी बजाएं, कुल मिला के सब लोग तालियां बजाएं। और ताली बजाने से कुछ नहीं होता, लेकिन ताली बजाने से ऐसा लगता है कि हम भी ढंग के आदमी हैं, क्योंकि घर में हमसे नहीं बजती। हमारा नाम तेज प्रताप तेज है, यहाँ भले 4 मालाएं डल जाएं, पत्नी यही बोलती कि तेरे में अकल नहीं है। हाँ, मैं भी सही बोल देता हूँ कि अगर मेरे में अकल होती तो तेरे से शादी कौन करता। वाह 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 वाह। अच्छा देखिए क्या होता है कि सरकार चुनने का भी मौका मिलता है, पत्नी चुनने का भी मौका मिलता है। चुनने के बाद न सरकार सुनती है जी। ये बढ़िया है भैया। 5 साल बाद आप सरकार बदल भी सकते हैं। हाँ। यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो ये काम अपना चलता रहेगा। इस मंच पर एक देवी बैठी है जी, श्री देवी है वो। श्री देवी आपके दौर की थी। कैटरीना कैफ है क्या अभी? कैटरीना कैफ भाई साहब के दौर की थी। ये उर्वशी रोतेला है। बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं कि अब हम थोड़ा रस परिवर्तन करें। एक लड़की दिल्ली से आई है, बाबा का नाम लेके यहाँ पर आई है, बड़ी लंबी यात्रा करके हमारे बीच आई है। देखिए कवि सम्मेलन तो जब शुरू होता है जब हम यहाँ मंच पर आ जाते हैं, लेकिन हमारा कवि सम्मेलन तो घर से शुरू हो जाता है जब हम अटैची लेके निकलते हैं। वाह। क्या सुनेंगे, कैसा सुनेंगे, तो इनकी यात्रा को भी सम्मान देना कवि सम्मेलन की परंपरा है। तो दिल्ली से लड़की आई है, रजनी श्रीवास्तव उसका नाम होता है, और आप तो उसको सुन ही लोगे क्योंकि वो खड़ी रहेगी, इतना ही बहुत है जी। वाह वाह वाह। हम सब सुनने की चीज है, परमात्मा ने उसको देखने के लिए बनाया। हाँ। कुछ लोग तो अपने देखो। अच्छा ये पाकिस्तान की चिंता कर रहा था, ये इसको पाकिस्तान की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रे हिमांशु। पाकिस्तान का जितना बजट है उससे ज़्यादा बजट तो रजनी ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती है। वाह। तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाई। मैं रजनी श्रीवास्तव को आमंत्रित कर रहा हूं ज्ञान प्रकाश आकुल की पंक्ति के साथ कि पुष्प जयमाल, तू सिंदूर खरीद रही थी ना, वाह वाह वाह। पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे, पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे, हमने सिंदूर कर लिया खुद को मगर भाल तक नहीं पहुंचे, मगर भाल तक नहीं पहुंचे। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर रजनी श्रीवास्तव को आमंत्रित करे कि वो प्रेम गीत सुनाए। आप जोरदार तालियां बजाएं।
जोरदार तालियां आपकी बनती हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, मैं उनसे एक छोटा सा निवेदन कर लेता हूं कि अगर वो सामने आकर बैठ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस मंच पर 2 कवि शेष हैं और दोनों ही विशेष हैं। इस मंच पर आप सब कवियों को देखिए और मेरे को देखिए, सब 35-35 किलो के हैं। 75 किलो का अकेला मैं ही कवि हूँ, तो अभी आपको 75 किलो के कवि को भी सुनना है और एक 25 किलो के कवि को भी सुनना है। हाँ, इसलिए अगर आप लोग आगे आके बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इधर भी जो लोग खड़े वो भी अगर अपने अपना स्थान ले लेंगे, ज़्यादा समय तक खड़े रहने से पाँव भारी हो जाते हैं, और पुरुषों के पाँव भारी हो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे भारत में ये परंपरा नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाना चाह रहा हूँ। देश का एक ऐसा कवि जो पूरी 10-12 देशों की यात्रा करके आया है, जो कवि सम्मेलन का फ़कीर कवि है, अपनी फ़कीरी के लिए जाना जाता है। अच्छा, ये लड़की दिल्ली से आई थी। आजकल दिल्ली में आप लोगों ने रेखा खींच दी है। पिछले दिनों भाई साहब मैं होली के कवि सम्मेलन में दिल्ली गया था, तो वहाँ एक गुलाल बिक रही थी, बहुत महंगी बिक रही थी। तो मैंने दिल्ली वालों से पूछा कि ये गुलाल इतनी महंगी क्यों खरीद रहे हो? तो उन्होंने कहा दुकान वाले के पास जाओ। मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा भाई साहब इतनी महंगी गुलाल बेच रहे हो, इसकी क्या खासियत है? दुकान वाला बोला भाई साहब ये केजरीवाल गुलाल है, हर 10 मिनट पे रंग बदल लेती है। अच्छा, मैं दिल्ली की, ये लड़की दिल्ली से आए, मुझे इसलिए याद आ गया, मैं दिल्ली की जनता को बहुत अच्छा मानता हूँ भाई साहब, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उससे भी बढ़िया मानता था। पट्टे ने जो कहा वो किया, और नहीं निभा पाया तो दिल्ली की जनता ने जो उसने कहा था वही करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा था कि तिहाड़ में, दिल्ली में पानी फ्री, दिल्ली में बिजली फ्री, दिल्ली में मकान फ्री, और जिनको नहीं दे पाया तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने दे दिया। तिहाड़ में पानी फ्री, तिहाड़ में बिजली फ्री, तिहाड़ में मकान फ्री। तो ये मामला अपना और लंबा चल सकता है, लेकिन एक कवि 8-10 घंटे की यात्रा करके आपके बीच आया है, बड़ी थकान में आया है। सुबह वहाँ से चले, कुछ यातायात कारणों के कारण ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, तो आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक अपनी कार से चलकर आए हैं। तो एक बार जरा उनका जोरदार तालियों से पहले स्वागत कर दीजिए, ताकि वो अपनी भूमिका में आ जाएं। और भाई साहब देखिए आप उनका वजन, ये सागर के बड़े डॉक्टर हैं, और इनको देख के ऐसा लगता है कि यही मरीज हैं। अस्पताल में 3-4 मरीज इनको देख के ही ठीक हो जाते हैं, ये वहाँ उसी काम में पाए जाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच हैं, और इनके खाते में एक बात जाती है, मैं बता देता हूँ, हास्य में हम मस्ती में कुछ भी कर लें, उनके मुंह लगे हुए हैं। कोरोना में जब देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा था, तो पूरे भारत में कोरोना का सबसे पहला वार्ड जो खुला था वो सागर में खुला था, और सबसे पहले जो कोरोना के मरीज भर्ती हुए थे वो सागर में भर्ती हुए थे, और उसके जो इंचार्ज थे आपके डॉक्टर अखिल जैनानंद थे साहब, जो मंचों पर कविता करते हैं। और एक बात इनके बारे में और कह दूं, ये ऐसा कवि, ऐसा फकीर कवि है कि आज देश में अगर 200 कवि सम्मेलन हो रहे होंगे तो 200, लेकिन अखिल जैन की टिप्पणियां 200 कवि सम्मेलनों में तैरती रहती हैं। तो ये टिप्पणियों के, हास्य के और कविता के कवि हैं। मैं एक जादूगर कवि को 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं कि गुलाब के बाग में कचनार खिलाया जाए, गुलाब के बाग में कचनार खिलाया जाए, गम की बस्ती में चलो प्यार मिलाया जाए, और आज की रात को कुछ ऐसा कर ले आनंद, जाम भर भर के यहाँ सबको पिलाया जाए, जाम भर भर के यहाँ सबको पिलाया जाए। ऐसे नहीं, एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग हैं जरा जोरदार